अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आज बात करेंगे हम पाक अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, अफ़गान महाजिरीन की हिजरत पाकिस्तान से। इसके ऊपर बात करेंगे दोनों गेस्ट के पास। इससे पहले सबसे पहले आपको वेलकम सलमान साहब और आसिम साहब। आप दोनों को सलमान साहब हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाक अफ़गान यूथ फोरम के नाम से इनका थिंक टैंक है। बहुत ही इनकी एक्सपर्टीज़ हैं पाक अफ़गान के ताल्लुकात और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर वसी तज्ज़िया रखते हैं। अपना नॉलेज है इनका, इनके साथ बात करेंगे, चीज़ें हमें क्लियर होंगी। आसिम साहब हैं, मेजर रिटायर हैं पाकिस्तान आर्मी से, उनके साथ भी इस हवाले से बात करेंगे। मैं आप दोनों गेस्ट के पास आऊँ इससे पहले इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है इसमें कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, माज़रत। देखें, जो व्यूअर्स भी देखना चाह रहे हैं, लोग भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सवाल पूछते हैं, हमारे भी जहनों में चीज़ें आती हैं। बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक आम पाकिस्तानी, मुझे इतनी चीज़ों का तो इल्म नहीं है कि ये सारे मामलात कैसे हो रहे हैं। कुछ बैकडोर जो डिप्लोमेसी होती है उन चीज़ों के बहसीत आम पाकिस्तानी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि पिछले 1 साल 1.5 साल से पहले मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे अफ़गानिस्तान के साथ कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। वो जब तालिबान आए उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। उससे पहले वो अक्सर बात किया करते थे कि हम अमेरिकन्स को अफ़गानिस्तान से निकलने में उनकी मदद करेंगे। फिर उसके बाद बड़ा एक भाईचारे वाला माहौल और अफ़गानियों को नेशनैलिटी देने की बात की गई कि 40 साल से यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। बहरहाल फिर तालिबान पाकिस्तान में आते हुए हमें नज़र आते हैं। फिर आईएसआई के डीजी फैज़ साहब जो हैं वो हमें अफ़गानिस्तान में नज़र आते हैं एंड ही सेड दैट कि एवरीथिंग विल बी ओके, जो इसका बड़ा क्लिप वायरल हुआ था। बड़ा एक भाईचारे वाला माहौल था और उसके फ़ौरन बाद हमें हालात बदलते नज़र आते हैं, जिसके तनाज़ुर में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, डॉलर लेकर के जा रहे हैं, दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ से निकाला जाता है, कच्ची आबादियों में स्पीकर्स लेकर के खड़े लोग ऐलान करते हैं, आपको दिन दिए जाते हैं, आप निकल जाएँ मुल्क से। मस्जिदों के अंदर ऐलान किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान क्या खलीज पैदा होगी। अब आम आवाम अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के हवाले से लाखों लोग जो इस वक्त हिजरत करके जिनको मुल्क से निकाला जा रहा है, क्या इसके लिए कोई एक बेहतर प्लान होना चाहिए था या ये किस पॉलिसी के तहत हो रहा है? तो ये आज का मुद्दा है। सबसे पहले मैं सलमान साहब आपके पास आऊँगा। आपको इन सारे हालात के तनाजुर में कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं मुख्तसरन इसके ऊपर थोड़ी-सी बस एक बात रख दूँगा। जहाँ तक बात है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी जो है हमारी वो यकदम चेंज हुई है या वो शुरू से ही ऐसी थी। मेरी शायद आपसे ऑफ रिकॉर्ड एक दफ़ा बात भी हुई थी और उसपे भी मैंने ये बात की थी कि हुकूमतों में और रियासतों में फ़र्क होता है। हुकूमती पॉलिसी जो होती है वो चेंज होती रहती है और रियासती पॉलिसी जो है वो बाज़ औक़ात चेंज होती है, बाज़ औक़ात चेंज नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर वो तसलसल के साथ अपना काम कर रही होती है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखना होता है कि रियासत जो है उसकी पॉलिसी क्या थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, स्पेशली पिछले 10-12 साल के अंदर। 2011 के अंदर जब तालिबान ने दोहा के अंदर अपना पॉलिटिकल ऑफ़िस खोला था और उसके बाद उन्होंने नेगोशिएशन शुरू की थी अमेरिकन्स के साथ। तो वी ऑल नो कि उन नेगोशिएशंस को कौन-कौन से ममालिक जो हैं बैक कर रहे थे, बल्कि आखिरी वक़्त तक जब डील फाइनल हुई थी और मुल्ला ब्रदर ने जाके उधर उसको साइन किया था, तो कौन से ऐसे ममालिक थे और स्पेशली कौन सा ऐसा मुल्क था जिसके स्पेशल एनवॉय जो थे वो वहाँ पे लॉबिंग कर रहे थे अफ़गान तालिबान के लिए। उसके बाद जब अफ़गान तालिबान आए हुकूमत के अंदर, तो किसी और मुल्क के अंदर शायद उस तरह शादियाने नहीं बजाए गए थे जैसे हमारे मुल्क के अंदर बजाए गए थे। उससे पहले हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव और डिस्कोर्स था कि करज़ई की हुकूमत में और गनी की हुकूमत के अंदर, मैं खुद चूँकि वहाँ पे आता-जाता रहा हूँ उस दौर हुकूमत में भी और अभी भी जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ये था कि जी कि शायद अब कुछ हालात जो हैं वो चेंज हो जाएँगे, स्पेशली प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च हुई थी उस हवाले से। बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफ़गान तालिबान के आने के बाद उसमें हमें एक सर्ज देखने को मिला है। बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि शायद ये पाकिस्तान की पॉलिसी की किसी का शाखसाना है, उसमें ख़ैर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, उसके अंदर रीसेंट हिस्ट्री भी शामिल है और उसके अंदर अभी अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं उनकी पॉलिसी का भी अमल दखल है। अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान की शुरू दिन से सिर्फ़ एक ही डिमांड थी और वो डिमांड ये थी कि आप किसी न किसी तरीके से टीटीपी जो है उसके हवाले से कोई न कोई उसका मामला जो है वो रिज़ॉल्व करें। बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि वो मामला रिज़ॉल्व नहीं हुआ, तो जितना आपकी जो भी पॉलिसी है, रियासती पॉलिसी, वो इस वक़्त सबसर्विएंट है इस वक़्त सिक्योरिटी पैराडाइम के। और सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर अभी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अभी कल भी एक
5 वाक़यात ऐसे हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कि बड़े-बड़े रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा भी ज़रा छोटे-मोटे होते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने फिर ज़ाहिर है कि फैसला किया है कि जो फिर इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको वापस भेजा जाए। अच्छा, जहाँ तक बात है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है, रेफ्यूजीज़ का स्टेटस क्या है? इसमें 3-4 तरह के लोग पाकिस्तान के पास रह रहे हैं, जो 40 लाख अफ़गान हमारे पास हैं। एक वो हैं जो कि पीओआर कार्ड कार्ड होल्डर्स हैं, जिनको नादरा की तरफ से पीओआर कार्ड मिला हुआ है। ये यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं और साथ पाकिस्तान ने नादरा से इनको एक कार्ड दिया हुआ है। दूसरे वो लोग हैं तकरीबन 14 लाख के करीब लोग हैं। इनको पाकिस्तान कोई तारुज़ नहीं करेगा पॉलिसी वाइज़, ये मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, आगे इदारे क्या करते हैं वो उसमें हम बाद में बात करते हैं। लेकिन पॉलिसी ये है कि इनको आप तारुज़ नहीं कर सकते, इनको आप नहीं छेड़ेंगे। फिर 8,86,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास एसीसी कार्ड्स हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पीओआर कार्ड यानी यूएनएचसीआर से रजिस्टर्ड नहीं है, बट सिर्फ़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों ने मिलकर उनको आइडेंटिफ़ाई किया था कि ये अफ़गान लोग हैं, तो इनको आप एसीसी कार्ड दे दें। और इसके बारे में एग्रीमेंट ये हुआ था कि इनको फ़ेज़ वाइज़ रिपैट्रिएट करेंगे। ये एग्रीमेंट मौजूद है पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का। उसमें से लेकिन बहरहाल बहुत से लोग अभी रिपैट्रिएट नहीं हुए बल्कि हुए नहीं ज़्यादातर उसमें से। फिर तीसरी वो कैटेगरी है जो कि बाद में आई है 2021 के 11 लाख के करीब लोग उसके बाद आए हैं 2000 अगस्त 2021 के बाद और उसमें 4.5 लाख के करीब वो लोग हैं या उससे ज़्यादा बल्कि कुछ अब, जिन्होंने यूएनएचसीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर कराया कि उन्होंने किसी तीसरी कंट्री में जाना है बिकॉज़ उन्होंने सर्व किया हुआ है किसी न किसी उस कंट्री के लोगों के साथ। सो दे कैन नॉट गो बैक टू अफ़गानिस्तान और अब उनको वापस नहीं जाना बल्कि आगे ही जाना है। सो पाकिस्तान इज़ अंडर नेगोशिएशन विद दोज़ कंट्रीज़ जिसमें से आपने देखा होगा 2000 के करीब अभी यूके गए हैं लोग, 25,000 के करीब कोई अमेरिकन्स ने दिए हैं इनको जी कि जी आप इन लोगों को हमारे वाले कर दें, हम इनको हम ले जाएँगे और भी इस तरह की बातें चल रही हैं। तो इनको भी पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा। तो ये तकरीबन कुछ 25 से 26 लाख लोग बनते हैं इन टोटल बल्कि ज़्यादा 27 लाख लोग बनते हैं, जिनको पाकिस्तान इस वक़्त रिपैट्रिएट नहीं कर सकता फॉर नाउ। जो उसके अलावा हैं, जो कि 1.73 की फिगर पे बनती है, वो पाकिस्तान जो है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, आपके रडार के ऊपर नहीं है, वो हत्ता के अफ़गान में जो कमिश्नरेट है, उसके साथ भी रजिस्टर्ड नहीं है। और ये चीज़ जो रजिस्ट्रेशन वाली है, ये पाकिस्तान आज से नहीं कर रहा, ये तकरीबन जितनी भी हुकूमतें पिछली गुज़री हैं, उन सब ने ही इस चीज़ का इरादा किया था कि इनको हम किसी न किसी तरीके से रडार के ऊपर लेकर आके इनको रजिस्टर करें। क्योंकि इनके बिज़नेसेस हैं यहाँ पे, इनके कारोबार हैं, लेकिन वो अनअकाउंटेड फॉर है, वो अनअकाउंटेड इकोनॉमी है। तो उसके ऊपर चूँकि ये लोग नहीं आ रहे थे, तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है जहाँ एक पॉलिटिकल डिसीजन था, वहाँ ये पाकिस्तान का एक लीगल डिसीजन भी था कि इनको रिपैट्रिएट कर दिया जाए। आखिरी जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि रेफ्यूजी स्टेटस। रेफ्यूजी स्टेटस जो होता है उसके इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये मामला होता है कि उसका कोई कॉज़ होता है जिसके रिएक्शन में आप रेफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के अहल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लाइमेट चेंज की ऐसे कोई कैलामिटी आ सकती है, जिसकी वजह से आप डिस्प्लेस होते हैं और उसके बाद आपको माइग्रेट करना पड़ता है किसी दूसरी जगह के ऊपर। इंटरनल अगर आप होंगे तो ज़ाहिर है टीडीपी या आईडीपी कहलाएँगे, लेकिन अगर आप बाहर जाएँगे तो यू विल गेट एन रेफ्यूजी स्टेटस। इसके अलावा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी जान को खतरा है और आप वहाँ से उठ के कहीं और जाना चाहते हैं, तब आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है। या आपके इलाके में जंग है या कहत है, इस तरह की कोई भी फ़ेमिन या इस तरह की कोई मसला है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सिमेट कॉज़ था, ओरिजिनल जी, अब कॉज़ जो जबकि था अफ़गानिस्तान एक स्टेबल कंट्री है, वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो फिर वो इसका जंग था। तो अब चूँकि जंग वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट का ये दावा है। पिछली दोनों हुकूमतों ने ये दावा नहीं किया था। लेकिन अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट का ये दावा और ये बात उनकी ठीक भी है कि वहाँ पे अब जंग ख़त्म हो चुकी है, रेलेवेंट पीस उन्होंने हासिल कर लिया है। मैं खुद तूल अर्ज़ में घूमा हूँ, उनके आने के बाद भी काफ़ी दफ़ा जाके अफ़गानिस्तान के अंदर। सो देयर इज़ अ रेलेवेंट पीस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस एक्टिव हैं, लेकिन वो ऑर्गनाइज़ेशन अफ़गानिस्तान के अंदर उसमें से सिर्फ़ आईएसकेपी एक्टिव है, बाकी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस का रुख जो है वो बाहर की तरफ है। तो अफ़गानिस्तान के लोगों के पास अब वो जो ओरिजिनल कॉज़ था रेफ्यूजी स्टेटस हासिल करने का इंटरनेशनल लॉ के तहत, वो अब ख़त्म हो चुका है। सो नाउ दे हैव टू बी ईदर इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स अगर उनको बनना है यानी इमिग्रेंट्स वो बनते तो फिर उनके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट यानी वीज़ा होना चाहिए। वो जी, अनफॉर्चुनेटली चूँकि इनके पास नहीं है, तो उनको वो फिर हासिल करने के लिए अब दोबारा अफ़गानिस्तान से आपका वीज़ा लेके आपका आना सलमान साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि एक प्रोसेस के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मैं आसिम साहब आपके पास आऊँगा। मेरे साहब देखें, मेरा सवाल मैं एक बार फिर से शॉर्ट में दोहरा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें एकदम से पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से तब्दीलियाँ हमें देखने को मिली। अवाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, दोनों मुल्कों की अवाम, और ये पॉलिसियाँ एकदम से कैसे आप बनती देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपका इसके हवाले से क्या स्टांस है? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अली और ये सलमान साहब ने बड़ा अच्छा ब्रेकडाउन दिया, आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है, मैं उसको बताता हूँ। जी, कि इतने डिटेल्ड रन डाउन जो आपने दिया उसमें तफसीलें बताई हैं कि हमारे पास कौन-कौन से किस्म के जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड व्हाट इज़ लाइक द यूएनएचसीआर
उसकी पॉलिसीज क्या है। और मैं चूंकि पाकिस्तान से बाहर हूँ, मुझे को 15-16 साल हो गए हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उसमें जो दोनोों हुकूमतों पे या दोनों मुल्कों के जो अवाम पे जो असर पड़ेगा, पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल ये अफगान रेफ्यूजीज हैं, वो तकरीबन लेट 1970s से तकरीबन आए हुए 1980s के आगे पीछे से, तो कहने को तकरीबन 4 दहाइयां गुजर चुकी हुई हैं। आपके पास 40, 42, 43 साल हो चुके हैं कि ये लोग आपके पास हैं, नदर अक्रॉस द बॉर्डर्स। और इसके बाद ये है कि पाकिस्तान में लोगों के रिलेटिव्स हैं, इनकी शायद दूसरी नस्ल और कईयों की तो तीसरी नस्ल भी शुरू हो चुकी हुई है। यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जैसे भी हुआ, और वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में यकीनन फ्लॉज थे कि अभी भी शायद, इफ आई एम रनिंग द फिगर्स राइटली, तो आपने बताया कि 1.7 मिलियन के करीब अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन पिछले 40-42 साल में वो कंप्लीट नहीं हो सकी ड्यू टू वट एवर रीजंस। सो यहाँ पे एक तो पाकिस्तान की जो भी हुकूमतें हैं उनका यकीनन एक थोड़ी सी फैलेसी आती है, एक शॉर्टकमिंग आती है कि उन्होंने उनको रजिस्टर नहीं किया। अब इस टाइम पे जो सिचुएशन थोड़ी सी, आई मीन फ्रॉम द टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, वो थोड़ा सा ऐसे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सो अगर हम उसका एक एंगल देखें कि हम इन लोगों को अगर वापस रिपैट्रिएट करते हैं इनके मुल्कों में, तो क्या उससे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे और पाकिस्तान के जो क्रॉस बॉर्डर जो चीजें चल रही हैं, और ये जैसे कल भी 5 वाकयात हुए हैं, तो क्या वो क्रॉस बॉर्डर जो चीजें हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रही हैं, आइदर उसके अंदर एक ज्यादती हो रही है, उसमें ज्यादा यानी आइदर दे आर इंक्रीजिंग, और या उनमें कोई कमी आ रही है। सो हम देख रहे हैं कि पिछले साल तकरीबन जून जुलाई से ये बात होना शुरू हो गई, जब इमरान खान की एक बड़ी स्टेबल हुकूमत थी, और इमरान खान की हुकूमत ने भी, आई वोंट टेक इट पॉलिटिकली, आई एम जस्ट सेइंग दैट उस टाइम जो हुकूमत थी, तो उसने बड़ा एक अच्छा स्टांस दिया था कि जी इनको हम एक तरीके से रिपैट्रिएट करेंगे वापस इनके मुल्क, और अगर ये ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस एंड ड्यू टू व्हाटएवर इंटरनेशनली हमारे ऊपर उसकी जो बायलॉज की एप्लीकेशन होती है, उसके बाद अगर हम इनको रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, तो इनको मुल्क के अंदर रख के इनके साथ इनका एक लीगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, ताकि वो एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आए। अच्छा, खान साहब की हुकूमत चलेगी, उसके बाद पिछले साल जून जुलाई अगस्त वाज द स्टार्टिंग टाइम, जबकि आई थिंक मुराद सईद साहब ने, जो कि वहां के रेजिडेंट हैं, और सलमान साहब चूंकि आते जाते रहते हैं क्रॉस द बॉर्डर, जैसे उन्होंने जिक्र किया, आई थिंक यू गाइज विल बी मोर फेमिलियर कि जो पिछले साल से अब तकरीबन 1 साल 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, पिछले साल से जो एक फ्यूलिंग शुरू हुई है और एक फीलिंग शुरू हुई है दोनों साइडों के ऊपर, कि जो तालिबान ने अपनी एक्टिविटीज पाकिस्तान में शुरू की, इज इट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन टू डू, कि हम इस टाइम पे उनको अचानक 3 अक्टूबर को एक वो इंटीमेट कर देते हैं कि जी 3 नवंबर इज द लास्ट डे, 1 नवंबर इज द लास्ट डे। अगर आप उस टाइम तक नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ अब मस्जिदों में शुरू हो गया, उनको गालियां देना शुरू हो गए हमारे लोग। अनफॉर्चुनेटली देखें, एजुकेशन लेवल अपनी कौम का भी हमें देखना है, हमें अपनी कौम की ये चीजें भी देखनी कि हाउ वी हैव बीन डीलिंग विद देम। आपने हमेशा उनको कहा ये जी बोझ है, वो लोग आपकी इकोनॉमी में अगर पार्ट नहीं बने, तो मेरा ख्याल आपकी इकोनॉमी पर वो उतना ज्यादा बोझ भी नहीं बने होंगे। वी बीन टेकिंग मनी, उनके अगेंस्ट हमने बहुत सारा पैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया, उनको पालने के लिए, उनको रखने के लिए। आई टोटली एग्री कि रिपैट्रिएशन उनकी जो है एक लीगल प्रोसेस के मुताबिक और एक तरीके के मुताबिक होना चाहिए। हाउएवर, जस्ट सीइंग इट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल, वो ये है कि आपके अपने मुल्क में आपकी इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, राइट रीजन टू सेंड देम बैक। आपके मुल्क में आपकी पॉलिटिकल हालत ठीक नहीं है, राइट रीजन टू सेंड देम बैक। अब उस पॉलिटिकल हालत में अगर बिलफर्ज एक ऐसी चीज है जिसमें फायर अप होती है, फ्यूलिंग होती है उस चीज की, कि अगर आप उनको वापस भेजते हैं, तो इस किस्म के वाकयात, जैसे कल 5 वाकयात हुए, इफ इट इज impacting your security situation, your situation जहां पे आपके मुल्क में धमाके और वो एक एनमिटी की सिचुएशन आती है, आई थिंक इट मे नॉट बी द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग। एंड स्पेसिफिकली जब आपके पास एक इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी आपके पास एक निगरान हुकूमत है, आपके पास इलेक्शंस होने दें, इलेक्शंस हो दें, गवर्नमेंट आए। और ये सलमान साहब ने बात की जिसमें थोड़ा सा उनसे एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी उनका व्यू पॉइंट बेसिकली दूंगा कि रियासत और हुकूमत, हु डू वी रियली कॉल रियासत, क्योंकि मैं भी अपनी कई जगहों पे लिखता हूं रियासत, तो व्हाट वी कॉल रियासत, हुकूमत होती है। आई थिंक जो भी हुकूमत आती है एक इलेक्टेड बॉडी बनती है, और उस इलेक्टेड बॉडी, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, राइट। सो वो लोग जब उनको इलेक्ट करके मिनिस्ट्रीज में, पार्लियामेंट में बिठाते हैं, लेजिस्लेटिव पोजीशंस में बिठाते हैं कानून साजी के लिए, तो उनके साथ आपकी हुकूमत के, आपकी कंट्री के जो और एलिमेंट्स होते हैं, दे जॉइन टुगेदर टू मेक द रियासत। अगर रियासत अपने आप को हुकूमत से अलहदा समझती है,
So I will just like to have a bit of a जी direction. What is the difference between आपका मैं सलमान साहब के पास जाऊंगा। सलमान साहब, जैसे मेरे साहब ने सवाल पूछा कि रियासत अगर अलग है और हुकूमत अलग है, हुकूमत तो अवाम के जो होते हैं इलेक्टेड लोग होते हैं वही रियासत कहलाते हैं, तो क्या फिर ये समझा जाए कि रियासत के अंदर एक रियासत है जिसे सिंपली डीप स्टेट कह सकते हैं हम? कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? और फिर अपना वही वही क्वेश्चन के इसको को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम के ऊपर इतनी बड़ी अचानक से की गई ये जो हिजरत है, लोगों को निकालना, बॉर्डर्स के ऊपर से फुटेजेस आ रही हैं, बच्चों को गाड़ियों के साथ उन्होंने बांधा हुआ है, जगह नहीं है, सामान नहीं है, बुजुर्ग खवातीन, इसका वहां के लोगों के अंदर कितनी को पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है? जाहिर सी बात है, एक 20 साल 30 साल से कोई यहाँ पे रह रहा है, उसका काम कारोबार घर बार सब कुछ यहाँ पे, तो ऐसे एक ऐलान करके उनको निकाल दिया जाए तो इतने ज्यादा लाखों की तादाद में लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लोगों और हुकूमत के खिलाफ नफरत नहीं पैदा होगी? इन दो चीजों को प्लीज क्विकली आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट जो कि रियासत और हुकूमत का एक फ़र्क मैंने बयान किया था, और उसके ऊपर मेजर साहब ने उसके ऊपर एक सवाल उठाया, वो मैं उस पे आखिर में लेकिन मैं 2-3 चीज़ें इसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान ने उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पालने के। 19 और लेट 70s में या अर्ली 80s में ये लोग नहीं आए थे, बल्कि अर्ली 70s के अंदर ये लोग आना शुरू हो गए थे, राइट आफ्टर द कू ऑफ दाऊद। जब प्रेसिडेंट दाऊद ने 1970s के बिल्कुल शुरू में कू किया था और किंग को हटाया था और खुद वो प्रेसिडेंट बन गए थे, उसके बाद उन्होंने हाई हैंडेडनेस की थी अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से वहां से बहुत सारी माइग्रेशन शुरू हुई थी। तो दैट वाज द फर्स्ट बैच जो पाकिस्तान के पास आया था अर्ली 70s में, जिसमें 4 ऐसे बड़े लीडर भी आए थे जिनके नाम बाद में बहुत मशहूर हुए, जिनमें एक बुरहानुद्दीन रब्बानी थे, दूसरे हिकमत यार थे, तीसरे अहमद शाह मसूद थे, और चौथे जो थे वो जलालुद्दीन हक्कानी, जो कि इस वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी जो बैठे हुए हैं उनके वालिद साहब थे। और इन 4 बंदों को फिर भुट्टो ने ये डिसाइड किया था कि चूंकि सोवियत का उसको नजर आना शुरू हो गया था, तो देन ही डिसाइडेड कि दे विल एंड दे प्लीड एक्चुअली कि आप हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट करें, को ट्रेन करें। तो भुट्टो मेड दिस डिसीजन, और कर्नल इमाम बहुत मशहूर फिगर हैं, उनको फिर उन्होंने ये असाइन किया था कि वो उनको ट्रेन करना शुरू करें, एंड दे स्टार्टेड गोइंग बैक टू अफगानिस्तान फॉर द प्रॉक्सी वॉर। 79 के अंदर, बल्कि 79 से पहले फिर दाऊद को कत्ल किया गया पूरी फैमिली समेत। उसके बाद फिर एक जो सदर साहब आए थे, उन्होंने फिर हाई हैंडेडनेस की थी और बाकायदा विलेजेस को बॉम्ब किया था। 12 से 14 हज़ार के करीब माइग्रेशन उस वक्त हुई थी। फिर पूरे 2 साल 79 तक, यानी ये 77 से 79 तक बाकायदा 4 उनके सदूर जो है वो कत्ल हुए थे, और उसके अंदर से, और उसमें दिस वाज नॉट पाकिस्तान स्पीकिंग, जो उनके अपने अंदर की एक लड़ाई थी पूरी, और उसके वजह से जो माइग्रेशन हुई थी वो फिर पाकिस्तान के अंदर थी। फिर 79 में सोवियत आए थे, और उसके बाद फिर अलग एक माइग्रेशन का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था। सो ये तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट मैं सामने रखना चाह रहा था कि माइग्रेशन डिड नॉट स्टार्ट इन लेट 70s और अर्ली 80s। दूसरा ये कि जो दूसरी बात ये कि पैसे लेने वाली बात, 1979 से लेके जब यानी सोवियत आ गए थे और प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई थी, फिर अमेरिकन स्पेस के अंदर जंप इन कर गए थे। WHO जो था, WFO वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो था, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ये पैसे देती थी जो रेफ्यूजीज कैंप हमारे यहाँ बने थे उनको ऑपरेट करने के लिए, और उनके साथ बाकी भी कुछ 1-2 और यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस थी। 1994-95 तक इन्होंने इन रेफ्यूजी कैंप्स को चलाने के लिए खुद पैसे लगाए, यानी ये अगेन अगर रियासत को नहीं देते थे, बल्कि ये डायरेक्टली खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इनको ऑपरेट करते थे। सिर्फ अफगान रेफ्यूजी कमिश्नरेट जो था वो एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनता था पाकिस्तान की रियासत की तरफ से। 94-95 के अंदर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस वापस चली गई थी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई फंड्स नहीं थे इन सारे रेफ्यूजीज को डील करने के लिए। सो व्हाट पाकिस्तान डिड इज के एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था कि आप इन सारे लोगों को अलाउ कर दें टू गो फॉर द अर्बन सेटिंग, जो कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी रेफ्यूजी सेटिंग को अलाउ नहीं किया जाता। दिस वाज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान कि इनको आप जाने दें और इनको अपनी कमाई खुद करने दें, एंड दैट वाज द टाइम जिसके बाद ये सारे अफगान जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलना शुरू हुए थे। 94 से 95 तक अब तक यूएनएचसीआर जितना भी पैसा लगाती है वो डायरेक्टली अपनी एनजीओ, जो कि उनकी यहाँ पे पूरा नेटवर्क और एक्सेस मौजूद है, मेजर साहब उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप भी जानते हैं, उनके थ्रू वो पैसे जाते हैं। रियासत पाकिस्तान की तरफ से सैफ्रन मिनिस्ट्री और अफगान रेफ्यूजी कमिश्नरेट, ये सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज हैं, इनके पास पैसा नहीं आता। पाकिस्तान डू नॉट रिसीव और डिड नॉट रिसीव अ सिंगल पेनी फ्रॉम यूएनएचसीआर और फ्रॉम यूएन इन विद रिगार्ड्स टू अफगान रेफ्यूजी। ये मैंने एक फैक्चुअल चीज रखनी थी क्योंकि इसके ऊपर बहुत बात होती है सोशल मीडिया के ऊपर, सो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई इट। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को जो लोगों के ऊपर असर पड़ा है, इसमें मैंने आपसे कल भी बात की थी और मैं इस पे अभी भी बात करता हूँ
कि जो इस वक़्त हम लोगों ने हालात क्रिएट किए हैं इन लोगों के लिए, मैंने आज भी बल्कि काफ़ी लंबी ट्वीट की है और मैंने उसमें कहा है कि जो सिंध से स्पेशली हमें खबरें आ रही हैं जिसके अंदर वो मस्जिदों में ऐलान भी पंजाब के कुछ इंटीरियर इलाकों से आ रहा है, सिंध के इंटीरियर इलाकों से आ रहा है, स्पेशली सिंध के अंदर। वहाँ पे जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देख रहे हैं और इनको पुश बैक कर रहे हैं। फिर उसके बाद सिंध की पुलिस जो है उसने बाकायदा पोस्टर छापे हैं जिसके अंदर उन्होंने अफ़गान लिखने की बजाय लिखा है कि कोई अफ़गानी आपको नज़र आए और अगर आपको इस तरह मदद है तो आप हमें कॉल करें वगैरह-वगैरह इस तरह की चीज़ें। फिर हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो लोग बॉर्डर के ऊपर पहुँच रहे हैं उनसे उनकी बिलॉन्गिंग्स जो हैं वो ली जा रही हैं, हत्ता कि कुछ लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि उनसे उनके ज़ेवरात भी ले लिए गए हैं। फिर हमें ये भी इमेजेस देखने को मिले कि वहाँ पे ख़वातीन, औरतें, बच्चे, बूढ़े खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, कोई उनके पास वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑल्सो पाकिस्तान ने कैंप लगाया हुआ है लंडी कोतल के अंदर और उधर से वो लोग जा रहे हैं, लेकिन स्टिल थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल व्हेन दे आर गोइंग टुवर्ड्स बॉर्डर एंड देयर आर ओनली 5 पासेस तो ऑब्वियसली ये एक क्राइसिस पैदा होता है। तो मैकेनिज़्म बहरहाल पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था, नाक़िस हिकमत अमली थी और इसकी वजह से लोग अब सफ़र कर रहे हैं और ये लोग अपने दिलों के अंदर एक रिज़ेंटमेंट लेके जाएँगे वहाँ पर और उसका हमें एक फीडबैक वहाँ से आना शुरू हो गया अफ़गानिस्तान से भी कि सिर्फ़ हुकूमत से नहीं बल्कि लोगों से भी कि वो लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं ले रहे। सो ये बहरहाल पाकिस्तान के एंड के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के एंड के ऊपर एक अब मैं कहूँगा कि एक कमिंग जनरेशंस के लिए एक थोड़ा-सा चैलेंजिंग इश्यू आ गया है और जिसको हमें एमिकेबली हल करना चाहिए। ना हमारा रिलिजन, ना हमारी ट्रेडिशन, ना हमारा कल्चर इस चीज़ को अलाउ करता है कि हम अनसिविलाइज़्ड तरीके से लोगों को वापस भेजें। मेहमान थे हमारे 45 साल जैसे मेजर साहब ने कहा उनको हमने अपने पास रखा है, तो वी शुड हैव सेंड देम बैक विद डिग्निटी एंड ऑनर और ये अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पा रहे और इसमें हम लोग फेल हुए हैं हैंड्स डाउन। अब आते हैं कि टेक्निकली और लीगली मैंने जैसे पहले कहा कि वो बहरहाल पाकिस्तान का हक था और पाकिस्तान को बहरहाल ये डिसीजन आज नहीं तो कल लेना था। अगेन उसमें डिसीजन इज़ राइट, ये हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। द डिसीजन इज़ राइट टू रिपैट्रिएट देम बट द मेथोडोलॉजी इज़ समव्हाट फ्लॉड कि आप उनको कहें कि 1-2 महीने के अंदर बस अपना बोरिया बिस्तरा समेटें और यहाँ से आप चलते बनें। देन अगेन दिस वाज़ समथिंग जिसको आपको मेथोडोलॉजिकली आराम से और तरीके से लेके चलना चाहिए था। फेज़ वाइज़ इनकी आप रिपैट्रिएशन करते तो शायद ये अच्छे तरीके से हल होता। लेकिन व्हाट आई सी फ्रॉम द स्टेट क्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मूव रादर देन समथिंग एल्स। तो पाकिस्तान ज़रा इसको एक लेवरेज के तौर पे यूज़ कर रहा है क्योंकि बहरहाल रेफ्यूजीज़ का यहाँ पे रखना एक पॉलिटिकल लेवरेज भी है अफ़गानिस्तान के ऊपर। इसको हमें उस अंदाज में भी देखना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलात के अंदर जब वो टीटीपी की बात के ऊपर आपकी नहीं मान रहे तो पाकिस्तान ज़ाहिर है और अनफॉर्चुनेटली ये होता है रियासतों के अंदर जब हुकूमतें आपस में टकराती हैं, रियासतें आपस में टकराती हैं तो सफ़र लोग करते हैं। तो इस मामले में इस वक़्त सफ़र जो है वो अफ़गान लोग कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान कसूरवार नहीं है, यानी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान कसूरवार नहीं है बल्कि अफ़गान हुकूमतें यानी पिछली भी और अभी भी ये भी बराबर की बल्कि शायद मेरे नज़दीक ज़्यादा कसूरवार है क्योंकि तालिबान से हमें एक बहुत बड़ी एक वो थी एक जिसे कहते हैं ना एक एक्सपेक्टेशन थी कि यार व्हेन दे विल कम आउट और ये अपने थ्रोन को वापस लेंगे तो प्रोबब्ली दे विल सेटल ऑल दीज़ इश्यूज़ जो कि पाकिस्तान को तंग करते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न साइड बट अनफॉर्चुनेटली वो सेटल डाउन नहीं हुए। नाउ कमिंग टू द सेकंड लास्ट पॉइंट जो सर ने उठाया था और उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि अगर ये वहाँ चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या इश्यू हो सकता है? डेफ़िनेटली एक चैलेंज होगा, लेकिन दोनों रियासतों का डिफरेंट होगा। अफ़गान रियासत का ये चैलेंज होगा कि जो लोग जा रहे हैं, उनको फ़ौरन से पहले रजिस्टर करें, रेडार के ऊपर लेकर आएँ, अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएँ, सो दैट कल को कोई भी शख्स अगर किसी दूसरी ऑब्नॉक्शियस एक्टिविटी के अंदर जाता है, टेररिज़्म की एक्टिविटी के अंदर जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म की एक्टिविटी के अंदर जाता है, तो उनकी जीडीआई को मालूम हो कि ये इस तरह का शख्स था, ताकि अगर वो कल को अल्लाह ना करे पाकिस्तान की सॉइल से पकड़ा जाए, तो पाकिस्तान उसको वापस करे, तो उनको पता हो कि भई आपका बंदा था। सो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर द अफ़गान गवर्नमेंट, नॉट फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज क्या है कि आपके पास अब कोई वो नहीं रहेगा, जवाज़ नहीं रहेगा कि अब आप ये बात डालें कि जी कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स की वजह से यहाँ पे टेररिज़्म हो रही है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू एयर टाइट योर बॉर्डर और उसके बाद आप अपना जो इंटरनल एलिमेंट है यानी इंटेलिजेंस है अपनी, आपके जो आईबीओज़ हैं, इनको आप प्रॉपर करें और अगर उसके बाद भी आपके पास यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स नहीं रुकते, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की है, ना कि अफ़गान इल्लीगल जी इमिग्रेंट्स की क्योंकि उनको आप ऑपरेट कर चुके होंगे। जी सलमान साहब ब्रीफली मैं आप फ़र्क जी बाद में जी बता दूँगा लेकिन टाइम क्योंकि कल भी काफ़ी हो गया था, आई डोंट वांट कि आपके लिए अच्छा दोबारा कोई इश्यू हो। नहीं नहीं आप अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। बहरहाल एक जी, छोटा सा पॉइंट आपके रियासत क्वेश्चंस हुकूमत की का मैं फ़र्क बता देता हूँ अच्छा कि इकाइयाँ जो होती हैं सर जैसे हाँ रियासत के 3 पिलर्स जिनको हम सब लोग जानते हैं कि वो क्या होते हैं, जुडिशरी, मुक़न्नना अदलिया और मुक़न्ना अदलिया और तीसरा वो होता है आपका लेजिस्लेटिव एग्ज़ेक्टिव एग्जीक्यूटिव एग्ज़ेक्टिव जो है। तो ये मिल के जो है वो आपके बनते हैं। तो जो आपने कहा ना इलेक्टेड लोग हैं वो उसका एक पिलर है।
दे आर नॉट द कंप्लीट ऑफ इट, ठीक है। अभी खैर अभी तो पूरी दुनिया के अंदर एक चौथा पिलर मीडिया को भी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया जो है इट प्लेज अ डिफरेंट रोल ओवर हियर, किंग मेकर का रोल अदा करते हैं, हमारे यहाँ का मेकिंग का रोल मीडिया अदा तो उसमें आता ही नहीं है सलमान साहब। हाँ, तो वो बहरहाल वो एक हाँ, डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन बहरहाल ये 3 मिलके रियासती इकाइयाँ जो हैं ये रियासत को तरतीब देती हैं। इसके अंदर डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक डीप स्टेट का या एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। अमेरिका के अंदर भी मौजूद है, इंडिया के अंदर भी मौजूद है और हमारे यहाँ भी मौजूद है, और वो इसको बहरहाल अफेयर्स को रन करने की कोशिश करते हैं। कहीं पे आपकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ज्यादा मजबूत होती है, हमारे यहाँ नहीं है, और उसकी वजह से जो एक एक्स्ट्रा पिलर है जो कि इनविजिबल पिलर है, वो फिर इन रियासती इकाइयों को जो है वो मॉनिटर करता है और उनको चलाता है, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अच्छा, जी इसके अलावा आप पॉलिसी की तरफ अगर बात लेके जाएं, ये है इंटरिम गवर्नमेंट जो है, क्या वो इसको कर सकती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनली दे कैन डू दैट, लीगली उनके पास एक मैंडेट होता है, वो कर सकते हैं। अलबत्ता अगेन जैसे मैंने कहा कि मेथोडोलॉजी जो है इट कुड हैव बीन बेटर, और इसको अच्छे तरीके से किया जा सकता था। आखिरी बात ये कि जो आपके इलेक्टेड, आपने कहा कि इलेक्टेड लोगों को आने दिया जाता है और वो करते हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इट कैन बी रॉन्ग। इलेक्टेड लोग अनपॉपुलर डिसीजंस लेते हुए घबराते हैं। आपको भी इस बात का अंदाजा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि उनका एग्जैक्टली। वोट बैंक उसके ऊपर, उस सेंटीमेंट जो पॉपुलर सेंटीमेंट होता है उसके ऊपर बैंक कर रहा होता है। सो अनपॉपुलर डिसीजन है ये अवाम लोगों को रिपैट्रिएट करना, इसका बैकलैश आप देख रहे हैं कि हम सबके ऊपर आ रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली इस तरह के डिसीजंस नहीं ले पाती, तो इस तरह का ही एक वैक्यूम होता है जिसके अंदर फिर आप इस तरह का अनपॉपुलर डिसीजन लेके अपने आप को आगे की तरफ लेके चलते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कैन डिसएग्री विद दैट। अच्छा, आप दोनों के साथ एक सवाल रखूंगा जो मेरे माइंड में है आपके डिस्कशंस में से। देखें, अफगानिस्तान ने जो उनके मसाइल थे, मैं देख रहा था जनरल ज़ियाउल हक की एक स्पीच है इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, जिसमें वो बार बार एक अली, चीज का आपकी जिक्र। आवाज आई एम सॉरी कट रही है। जी, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे तो आ जी रही जी, है। अब आ रही है। अच्छा अच्छा, तो आपकी आर्गुमेंट्स में ही मेरे जहन में क्वेश्चन आया अभी। तो जनरल ज़ियाउल हक की एक स्पीच इंटरनेट पे हम देखते हैं, हिस्ट्री का एक स्टूडेंट होने की वजह से, कि एक उस वक्त पाकिस्तान का एक था स्टांस भी था, वो स्पीच के अंदर भी कहते हैं कि अफगानी हमारी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे सर्वाइवर की जंग है, अगर ये जंग खुदा न खास्ता अफगान हार जाते हैं तो पाकिस्तान फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरह की चीजें। तो क्या अगर अफगानियों ने हमारी जंग लड़ी है तो हमने उनके ऊपर फिर एहसान किया है कि उनको अगर वो लड़ के तो हमारे घर में आके हमने उन्हें पनाह दी है? दूसरी चीज ये कि आपने देखा 9/11 के बाद जो पाकिस्तान का एक किरदार था उसके उस जंग के अंदर, तो इन सारी चीजों के साथ अगर जो दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान, स्पेशली अफगान लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी नफरत देखी गई, आम आवाम की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसी चीजों से पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पे इस्लामी मुल्क भी कहा जाता है, पहले से हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, तो फिर अफगान बॉर्डर के ऊपर भी अगर ऐसी चीज लोगों के दरमियान हो जाए तो क्या ऐसा नहीं था करना चाहिए कि इस वक्त की जो हुकूमत है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था और एक प्रोसेस के तहत ये चीजें करनी चाहिए थी? इसके ऊपर मेजर साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, अच्छा, फिर आपने मेजर पहले सवाल का, ये मुझसे सवाल आपने किया, आसिम भाई से किया, मैं पहले आप मैं ये बता दें ताकि आसिम मैं साहब से ये क्वेश्चन लूंगा, फिर आपके पास इसी सवाल का, आप बस रिमाइंड रखिएगा सवाल को। ठीक है। जी आसिम साहब। I'll try to be brief जी। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, एंड थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, आपने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं हिस्टोरिकली एंड फ्रॉम द मेथोडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट वाज माय पॉइंट। मुझे मतलब अंडरस्टैंडिंग है रियासत कैसे होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 साल में रियासत का जो कॉन्सेप्ट स्मीयर हुआ है ना, उस वजह से लोगों के ज़हन में रियासत का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट हो चुका हुआ है कि जी रियासत इज लाइक अ डिक्टेटरशिप व्हिच इज गोइंग ऑन, हमें ये पसंद नहीं है इसको उठाओ, हमें ये पसंद है इसको बिठाओ, either they are corrupt or whatever। I again do not know कि मैं इसको सादा रखने की करूँगा, इसको हम पॉलिटिक्स में। अच्छा, कमिंग बैक टू अलीज क्वेश्चन, अली भाई ये यू वर राइट। देखिए, मेरा अपना स्टांस बीइंग अ फौजी पर्सन एज अ बैकग्राउंड, जितना मैंने पाकिस्तान आर्मी में कुछ 17-18 साल सर्विस किया है, टुक एन अर्ली रिजाइन। अच्छा, उसमें ये है कि हमारा वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर तो पहले से ही ओपन है, आपका जो इंडिया है, इंडिया के साथ आपकी सिंस 1947, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम सब पाक, तो उस टाइम से लेकर आज तक हमारी एक दुश्मनी चल रही है। तो हमें हमेशा जितनी भी फौज की जरूरत रही है, आपके जो भी आर्म फोर्सेस हैं, आपके और भी इंटरनल जो बॉडीज हैं फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पसेस, उनकी जरूरत आपको रही बिकॉज आपका ईस्टर्न बॉर्डर हमेशा से खुला रहा है। उसी के ऊपर आपके डिफेंस के खर्चे भी होते हैं, उसके ऊपर आपका इतना ज्यादा आपका जो बजट की एक एक्सपेंस होती है 16 to 18% डिफरेंट ईयर्स, वो सारे का सारा बिकॉज ऑफ आपका ईस्टर्न बॉर्डर जो है उसके साथ एक एनमिटी है। नाउ, जैसे सलमान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि डिसीजन इज राइट,
बट द वे एंड द मेथड। अब मेरी आपके साथ एक बात हो रही है और उस बात पे आप सही हैं, लेकिन इफ यू कन्वे, अगर आप वही मैसेज मुझे एक ऐसे तरीके से कन्वे करते हैं, द मेथड गोज रॉन्ग, तो ये तरीकाकार जो है वो गलत है, तो यकीनन मेरे और आपके दरमियान जो है ना वो जो मामला तय पाने थे वो मामला बिगड़ने की तरफ चले जाते हैं। एंड दैट इज वेयर वो जहाँ पे पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और ये अगेन बड़ी सही बात है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं दे आर जस्ट लाइक वेरी रिस्ट्रेन्ड, वो थोड़ा सा जो है ना वो फैसले करती हैं जो कि उनके पॉलिटिकल स्टांस को तकवीयत देती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को तकवीयत देती हैं। नाउ कमिंग बैक विद दैट, वी आर नाउ रेडी कि हम अपना वेस्टर्न बॉर्डर भी खोल लें, क्योंकि देखें अमेरिका की अनफॉर्चुनेटली एक इंटरवेंशन पाकिस्तान में और इस रीजन में है। दे आर हैविंग, वो पाकिस्तान का और चाइना का हमेशा से ना, पाकिस्तान और चाइना का हमेशा से एक दोस्ती का माहौल रहा सिंस 1949। उसके बाद से अमेरिका की जो इंटरवेंशन इस रीजन में है जस्ट टू केटर, बिकॉज जो भी ईस्टर्न साइड पे दो फोर्सेस हैं आपकी बड़ी, इस टाइम पे तीन फोर्सेस कह लें, रशिया है, पाकिस्तान है, रशिया, इंडिया एंड चाइना। पाकिस्तान में उनकी एग्जिस्टेंस टू केटर रशिया एंड चाइना इज ऑलवेज हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। वो कभी इंडिया के साथ मिलकर करते हैं, इंडिया ने अपना स्टांस, इंडिया ने अपनी एग्जिस्टेंस यहाँ पे बहुत बैलेंस रखी हुई है, जहां पे वो रशियन ग्रेन्स भी खरीदते हैं, रशियन ऑयल भी खरीदते हैं, एवरीथिंग इज देयर। पाकिस्तान चूंकि जाके झोली में बैठ जाता है बिकॉज ऑफ दोज रियासती एलिमेंट्स, पाकिस्तान झोली में जाके बैठ जाता है अमेरिका में, और अमेरिका के साथ उन्होंने हमेशा से नुकसान उठाया है। अनफॉर्चुनेटली जब खान साहब पिछले साल गए हैं वहां पे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसकी प्लानिंग आपने 2-4-6 महीने पहले से की होगी, और वो जाके क्रेमलिन में जब मुलाकात करते हैं और उसको पूरी दुनिया ने क्वेश्चन बना दिया, स्पेशली अमेरिका ने क्वेश्चन बना दिया। सो नाउ आई विल कम बैक एज अ पाकिस्तानी कि मेरे लिए क्या बेहतर है। मेरा ईस्टर्न बॉर्डर हमेशा से खुला था, मैंने अपना वेस्टर्न बॉर्डर खोल दिया। मैं पिछले 3 सालों से वहां पे एक बाड़ लगा रहा था, अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी सिक्योरिटी रीइंफोर्स हो जाए, बेहतर हो जाए। लेकिन क्या हुआ, पिछले साल से हम भुगत रहे हैं, और उस टाइम पे आके अचानक हम एक फैसला करते हैं कि जी ये महीने का डेडलाइन है, इनको वापस भेज। नाउ इट विल फ्यूल द थिंग्स, ये चीजें एक एनमिटी है ना, एक रिजेंटमेंट उनके अंदर आएगी। अब वो रिजेंटमेंट क्योंकि उनकी अफगान हुकूमत में भी चली गई है, वो भी बार बार हमें कह रहे हैं कि जी देखें जिस तरीके से आप ये वापस भेज रहे हैं तरीकाकार गलत है, आपका स्टांस बिल्कुल ठीक होगा, डिसीजन ठीक होगा, लेकिन व्हाट वी एज सेंसिबल पीपल व्हाट वी आर डूइंग, हम तो बड़ी बेवकूफी से अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि हमारी एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है जिसका मैंडेट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली हो, लेकिन इज इट द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स? हु इज एक्चुअली, वो कौन सी रियासती एलिमेंट्स हैं जो इस सारी चीज को एनफोर्स करके, बिकॉज देखें, सॉरी मैं आखिरी बात करता हूं कि पिछले 1.5 सालों को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 1.5 साल में हमने इकोनॉमिकली नुकसान उठाया, पिछले 1.5 साल में हमने पाकिस्तान के अंदर आपस में एक रिफ्ट हुई पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, एक नफरतें, एक खलीज बन गया, एक डिमिलिटराइजेशन का एक जो कॉन्सेप्ट हमेशा से अमेरिका हमारे अगेंस्ट लेके आता रहा है, उसमें यह है कि पाकिस्तान की अवाम और मिलिट्री में एक नफरत और दूरी पैदा कर, वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, सो दे आर एक्चुअली, उनका जो एक मकसद था वो इस तरीके से अचीव हो रहा है। तीसरी चीज, पाकिस्तान को आप यहाँ पे मजबूत एक खड़े हुए थे ना, आपको उन्होंने इतना वीकन कर दिया कि ईस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने आपका वेस्टर्न बॉर्डर भी अब छोड़ने लगे। सो दैट इज वेयर आई ऑलवेज थिंक थिंग्स शुड बी डन इन अ वे, अदरवाइज मैं किसी को दावत पे बुलाऊं, वो मेरे घर में बैठा और उसके बाद मैं उसको जाते हुए ये कहूं कि यार दफा दूर, मैं आपको धक्का मार के यहाँ से वापस भेज दूंगा, आई थिंक दे विल नेवर हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अस अगेन। सो वी शुड बी वेरी सेंसिबल कि हमने इन चीजों को कैसे हैंडल करना है, अदरवाइज ये जो कल पाकिस्तान में हुआ है ये तो ऑन द इंक्रीज होगा, ये तो ऑन द राइज होगा। जी अली, जी सलमान भाई, अल्लाह ना करे। जी सलमान साहब, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। अल्लाह ना करे। अच्छा ऐसा है, कंसर्न जो आपका है यानी हासिम भाई का, वो उसको मैं शेयर करता हूँ, आई मीन आई शेयर योर कंसर्न एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं उसको बयान करने की कोशिश करूँगा। जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है उसमें बेशक हमने अपनी फौज को डिप्यूट नहीं किया था, एंड देयर वाज अ रीजन फॉर दैट। उसकी वजह ये थी कि फाटा का एक रीजन जो कि अभी नहीं है, उसको हम अर्सवल का फाटा कहते हैं, वो उस वक्त मौजूद था, और फाटा के रीजन के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी, कायद आज़म ने उनके साथ एक नेगोशिएशन की थी और उन्होंने ये बात की थी, और उन्होंने कहा था जी कि आप हमें ना छेड़ें, आप हमें फेडरल उसके अंदर रखें, प्रोविंशियल उसके अंदर ना रखें, एंड बाकी फिर वेस्ट को हम खुद देख लेंगे। और उन्होंने इसको साबित भी किया। किस तरह? बाजोड़ के ऊपर 1950s के अंदर ही अफगानिस्तान की तरफ से 2 हमले हुए थे, और बाजोड़ी लोगों ने खुद उसको रिपेल किया था, पाकिस्तान की फोर्स को वहां नहीं जाना पड़ा था। फिर उसके बाद दोबंदी का एक इलाका बलूचिस्तान के अंदर 50s में अगेन
उन्होंने उस पे हमला किया, उस पे बाकायदा कब्जा कर लिया अफगान फोर्सेस ने। 1 हफ्ते की फिर पाकिस्तानी फ़ौज को, जो 11 कोर है हमारी, उसको मूव करना पड़ा अपने एक डिवीज़न को, और उन्होंने जाके फिर वहाँ पे उसको रिपेल किया, और 1 हफ्ते की लड़ाई के बाद वो इलाका हमने वापस लिया। फ़कीर और फ़िपी बहुत मशहूर शख्सियत हैं, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बना, तो उनकी जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी थी, पश्तून नेशनलिस्ट टेंडेंसी, उसको प्ले आउट किया सरदार दाऊद, जो कि उस वक़्त वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको लॉन्च किया एज़ अ प्रॉक्सी, जो कि इस वक़्त टीटीपी के नूर वली महसूद का नज़रिया एग्ज़ैक्टली वही फ़कीर और फ़िपी का था, और उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया। उसके बाद फिर पश्तूनिस्तान का नारा मारा। अगर ये मैं बात करूँ 47 से लेके 75 तक की। उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ पे जलाई। फिर उन्होंने पम्फलेट्स के ज़रिए पश्तूनिस्तान के जहाज़ों के ज़रिए पश्तूनिस्तान के पम्फलेट्स फेंके। रेडियोस चलते थे जिसके अंदर ब्रॉडकास्ट होता था पश्तूनिस्तान का सारा नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ। सो दिस वाज़ ऑल अ डूइंग ऑफ अफ़गानिस्तान, जो कि एक हॉस्टाइल कंट्री के तौर पे आपको ले रहा था, और पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट कभी भी खाली नहीं रहा। ये एक हिस्टोरिकल फैलेसी है। अनफॉर्चुनेटली ये चूँकि हमें पढ़ाया गया है कि, और वो चूँकि हमारे पश्तून भाइयों ने उस साइड को डिफेंड किया था, तो हमें ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान की फ़ौज चूँकि वहाँ पे नहीं डिप्यूटेड, तो शायद पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट हमेशा सिक्योर रहा है। इट वाज़ नेवर सिक्योर। इसको हमारे लोगों ने, हमारी आवाम ने अपने खून से जो है वो लेकिन सर डिफेंड किया। सिक्योरिटी के हवाले से मैं तो माजरत मैं मैं भी इसको सलमान साहब, कंक्लूड कर रहा हूँ मैं मैं। नहीं आपके जी, मैं पास ही हूँ मैं। कंक्लूड कर रहा हूँ। आप इसको करिएगा बात, माजरत मेरे जहन से बात निकल गई। सिक्योरिटी के हवाले से तो जो बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ वो नहीं था, इतना लोगों का आना जाना, गाड़ियां चलती थी, तो और नहीं, मैं हमसे उस पे बात करने लगा हूँ, मैं उस पे बात सिक्योरिटी के करने लगा हवाले हूँ। से ना। जी जी। मैं उस पे बात करने लगा हूँ। चूँकि ये पोरस बॉर्डर था हमारा, टेरेन के आसिम भाई चूँकि खुद फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जो टेरेन का एक एलिमेंट होता है फ़ौज के अंदर, हमारा ईस्टर्न टेरेन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न टेरेन। वेस्टर्न टेरेन के ऊपर बाकायदा हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा रेडार सिस्टम है, जो हमारी डिविजन्स खड़ी हुई हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, या हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जो उसको सर्वेल कर सकता। तो दिस वाज़ समथिंग जो कि आपके वहाँ के लोगों ने टेक अप किया था, और उन्होंने आपसे एक कमिटमेंट की थी कि हम इसको लेके चलेंगे, एंड दे फुलफिल्ड दैट कमिटमेंट। लेकिन फिर वॉर एंड टेरर हुई, और वॉर एंड टेरर के अंदर आपको बहरहाल वहाँ पे फिर अपनी फ़ौज को डिप्यूट करना पड़ा। सो मच सो के जो 11 मई का वाक़या हुआ था, उसके अंदर 2011 के अंदर, ओसामा बिन लादेन वाला, उसके बाद फिर आपने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, और ये जो आपके ओरिएंट जो आपने जहाज़ हैं, ये उसके बाद आपने खरीदे ताकि आप उस टेरेन को जो है वो सर्वेल कर सकें। सो ये खैर टेक्निकल एंड के ऊपर चली जाती हैं थोड़ी-सी, उस पे आसिम भाई साहब एक अलग पूरा कर सकते हैं, बीइंग अ फौजी, वो उस पे आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं इसका थोड़ा-सा बस एक बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वेस्टर्न फ्रंट, आसिम भाई, वाज़ नेवर सिक्योर। ये मेरा अपना एक हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पे मैंने एक चीज़ सामने रखी है। फिर उसके बाद जिहाद शुरू हो गया, जो अफ़गान जिहाद था। अफ़गान जिहाद जो है उसके अंदर पाकिस्तान बहरहाल फिर उसने एक अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट किया, जो आपने ज़िया उल हक की बात की, और एक अपॉर्च्युनिटी देखी पाकिस्तान ने कि इफ वी कैन सिक्योर अवर वेस्टर्न फ्रंट समहाउ, जिसके ज़रिए कि हम वहाँ से जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हमारे ऊपर अटैक्स करते रहते हैं, तो प्रोबेबली फिर हम अपने ईस्टर्न फ्रंट को जो है वो जिसको आजकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भी नाम दिया जाता है। तो ये कभी किसी ने इस पॉलिसी को कहीं पे लिखा नहीं है, ये डॉक्टर ने हमारे की लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है और इस पे बात की जाती है। 80s का जहाद जब खत्म हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने पेशावर अकॉर्ड करवाया, जिसके अंदर गुलबदीन हकमतयार, अहमद शाह मसूद और बाकी धड़े जो थे उनको बिठाया, और उनको कहा कि अब आप लोग जाके वहाँ पे हुकूमत करें। दे ऑल स्टार्टेड इन फाइटिंग, सिविल वॉर जिसकी बहुत मशहूर बात है, वॉरलॉर्ड जिसके बाद बने। फिर इनको खाना काबा लेके जाया गया, वहाँ इनसे ओथ लिया गया। वापस आके इन्होंने दोबारा दूसरे मिसाइल मारना शुरू कर दिए। सो इट नॉट नॉट पाकिस्तान्स डूइंग। 96 में फिर तालिबान का राइज़ हुआ, और वो भी इंडिजिनस था। पाकिस्तान नेवर सपोर्टेड इट, बल्कि पाकिस्तान का उन्होंने शुरू में एक कॉन्वॉय जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिया था। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। एक बुक है मुल्ला उमर से अशरफ गनी तक, एम्बेसडर अबरार हुसैन साहब की, जो कि वहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं। पढ़ने के लायक बुक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें चूँकि वो मुल्ला उमर से भी मिले हैं हमारे एम्बेसडर साहब, और फिर बाद में एम्बेसडर भी रहे हैं, तो वो उनके पास फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं, तो ही विल टेल, उस बुक से आपको पता चलेगा कि क्या हालात थे हमारे। कमिंग कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और वॉर एंड टेरर उसके बाद की सारी बात करते हैं। तो सिक्योरिटी का बहरहाल हमारा मामला वहाँ पे रहा, और उसके बाद फिर ये टीटीपी का और इसका सारा मामला जब उठा, वो तो खैर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब ने जिया है बेसिकली। सर ने तो उसको लड़ा हो, हमने उसको जिया है, हम लोग सर्वाइव करते रहे बॉम्ब ब्लास्ट को और इन सारी चीज़ों को। और ये जो आजकल के बच्चे हैं 20-22 साल के, तो ऑब्वियसली इन्होंने तो जंग को उस तरह नहीं देखा जिस तरह हमारी एज के जो लोग, जो मिलेनियल्स हैं, उन्होंने उसको देखा है। तो वो जो जंग गुज़री है, उसके बाद पाकिस्तान को बहरहाल ये एक एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, कि थी कि व्हेन दीज़ पीपल विल कम बैक इन 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 काबुल,
they will probably solve or resolve this issue of Pakistan once and for all कि जी कि एटलीस्ट पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट जो है उसके ऊपर जो पिछले 75 साल से एक मसला चल रहा है वो ना चले, so that we may focus on the eastern front. Unfortunately वो नहीं हुआ और उसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत जो है वो रिएक्शन के ऊपर चली गई है, जो मेरे नज़दीक, मैं अगेन अपना पॉइंट दे रहा हूँ, जो मेरे नज़दीक अभी हैज़ार्ड है. फैसला अगेन ठीक होगा, आपका रिस्पांस ठीक है कि आपको बहरहाल एक रियासत के तौर पर अपनी सॉवरेनिटी को देखना होता है, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी पे बहरहाल हम सब तनकीद कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें करते रहना चाहिए और करते रहेंगे, लेकिन रिस्पांस फैक्टर को बहरहाल हमें बैलेंस रखना चाहिए कि उनकी जो गलतियां, उनके जो मामलात, उनके जो मिस्टेक्स और ब्लंडर्स हैं दूसरी साइड के, वो बहुत कम यहाँ पे डिस्कस होते हैं और उनको बताया नहीं जाता. जी, थैंक यू. हमारा प्रोग्राम 40 मिनट्स का हो गया. इसमें क्लोजिंग रिमार्क्स आप दोनों की तरफ से मैं ले लेता हूँ. आज सिर्फ 40 मिनट हो गया, देख लो. जी नहीं, अभी सही है इंशाल्लाह, अभी इसने मुकम्मल होना है. अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स में आप इन शॉर्ट बता दीजिएगा 1-1.5 मिनट के टाइम के अंदर के अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात पैदा किए गए हैं, ठीक है, ये जो पॉलिसी मेकर्स की तरफ से ये अफगानियों को निकालना, फिर दोनों ममालिक में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जाना, यहाँ से दहशतगर्दी आ रही है, यहाँ से स्मगलिंग हो रही है अफगानियों के ऊपर. पब्लिक सेंटिमेंट्स तो इस तरह के भी हैं कि नमक हराम है, ठीक है. हिस्ट्री अपार्ट फॉर दैट कि उसमें जो भी हुई चीजें, अब आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है मेजर साहब कि आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात आपको कैसे नजर आते हैं? इसको 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर प्लीज अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो. फिर सलमान साहब और उसके बाद जी, मैं बस फाइनली ये कहूंगा, सलमान भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं. इट इज जस्ट लाइक डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू और द सेम पॉइंट ऑफ व्यू सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल बेसिकली. सो यस, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में हमें सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज मेरा अपना पाकिस्तानी होने के नाते मेरा बेनिफिट कहाँ पे और मेरा नुकसान कहाँ पे हो रहा है. इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट तो मुझे उस स्ट्रेटेजी को कैसे चेंज करना है. आई नो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक बहुत कम जानती है. जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं और उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दे आर द बेस्ट पीपल टू डिवाइस ऑल द मेथड्स एंड मीन्स कि इसको हमने कहाँ को लेके जाना है और कैसे लेके जाना है. अनफॉर्चुनेटली चूंकि पिछले 1.5 साल में जो हमने देखा है उसमें ये है कि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रिजेंटमेंट और उस डिवीजन और वो जो बाइनरी फैक्टर आ गया पाकिस्तान में कि आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज्यादा तबाह हुआ है. पब्लिक का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था उन रियासती एलिमेंट्स पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा है. उसकी वजह से वो दूरियां जो क्रिएट हुई है, तो आपके जो एलिमेंट्स अच्छी चीज भी करना चाह रहे हैं और एक तरीके से, जिसमें तरीका बहुत अच्छा नहीं हमने बात की है, वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज में उनको पब्लिक जो एक सपोर्ट है वो शायद हासिल नहीं है और उनको शायद पब्लिक क्रिटिसिज्म मिल रहा है. अब इस सारी चीज के अंदर पाकिस्तान के जो रियासती एलिमेंट्स हैं उनको बहुत सोच समझ के ये फैसले करने चाहिए कि आइदर दिस इज द राइट टाइम और दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. द डिसीजन माइट बी वंडरफुल बट आर वी डूइंग द राइट स्टेप्स, ताकि हमारे जो है ना ये दुश्मनियां क्रिएट करेंगे. तो इन दुश्मनियों में पहले हम देख रहे हैं कि बहुत दूरियों की वजह से बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने एक लैश फील किया है इसके ऊपर. तो पिछले 1.5 सालों में जो हो रहा है और ये पिछले कल भी हुआ और उससे पिछले कितने दिनों में, इफ यू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स एंड यू जस्ट, मैं आखिरी 10 सेकंड लेता हूं कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि व्हाट आर द इंटरनेशनल फोर्सेस, उनको पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं. पाकिस्तान को अपना बेनिफिट सबसे पहले मद्देनजर रखना चाहिए और अगर उस बेनिफिट को हम पीछे डाल के किसी और के पीछे चले जाएंगे कि जी इंटरनेशनली पाकिस्तान को ऐसा करने की जरूरत है, I think we are doing something which is not the right discourse and not the right course of action basically. जी please. जी सलमान साहब. मेरे ने बिल्कुल आसिम, मैंने बात सही की है कि हमें अपने इंटरेस्ट को परसू करना होता है. रियासतों का सबसे जो मुकद्दम चीज़ होती है वो उसका इंटरेस्ट होता है. मैं इसमें बल्कि एक चीज़ का एडिशन करूंगा कि पाकिस्तान की रियासत का जो इंटरेस्ट है, इट शुड ऑलवेज बी ड्राइव्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ पाकिस्तान. और आइडिया ऑफ पाकिस्तान हम सबको पता है कि वो क्या है. सो आइडिया ऑफ पाकिस्तान को आप बिट्रे मत करें और आइडिया ऑफ पाकिस्तान के ऊपर रहते हुए आप अगर अपनी स्ट्रेटजीज को डिवाइस करते हैं, अपने इंटरेस्ट को डिवाइस करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव अ काइंड ऑफ अ बिगर कैनवस कि आपने इस तरह के मामलात के अंदर किस किस्म की टैक्टिक्स को जो है वो डिप्लॉय करना है. सो आई एम ऑन फॉर इट जो आपने ये बात की है. अलबत्ता जो इसके अंदर एक चीज़ है कि वो हम रियासत को जो है जो मैंने बात की है कि अपने डिस्कोर्स के अंदर, यानी मैं अगर एक स्टोरी टेलर हूँ और आसिम भाई एक स्टोरी टेलर हैं, अली भाई एक स्टोरी टेलर है और हम सब लोग अपना अपना एक इन्फ्लुएंस, एक सर्कल रखते हैं, तो जहां हम एक क्रिटिसिज्म करते हैं
चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो रियासती इदारों के ऊपर क्रिटिसिज्म हो, या रियासत के किसी मामले या फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म हो, वहीं हम बैलेंस, एक ऑब्जेक्टिविटी ज़रूर रखें कि सारी गलती हमारी रियासत की भी नहीं होती, वो कुछ और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ताली दोनों हाथों से बजती है। तो हमारी स्टोरी के अंदर अनफॉर्चुनेटली उनकी स्टोरी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और हमारी स्टोरी जो है वो हम अपने आप को खुद विलन बना रहे होते हैं। सो जहाँ हम विलन हैं, उसको हम ज़रूर, और हमारा अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मॉरल फाइबर मौजूद है कि वो अपने जो रियासत के गलत फैसले होते हैं या जो अपने गलत फैसले होते हैं, उनको तनकीद वो कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ये मॉरल फाइबर मौजूद नहीं है। आपको अफ़गानिस्तान के अंदर ये मॉरल फाइबर नहीं नज़र आता। आपको अमेरिकन्स के अंदर ये मॉरल फाइबर नज़र नहीं आता। बट व्हेन यू कम डाउन टू पाकिस्तान, आप अभी जाके सोशल मीडिया उठा के देखें, सिर्फ़ सियासी जमातों की तरफ से नहीं या सियासी वर्कर की तरफ से नहीं, आम पाकिस्तानी की तरफ से भी एक तनकीद जो है वो हो रही है कि आपको इनको हैरेस नहीं करना, आप इनको डिग्निफाइड तरीके से वापस भेजें। सो ये मॉरल फाइबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है और उसको हमें इंटैक्ट रखते हुए अपनी रियासत की जो स्टोरी है उसको भी सामने लाना चाहिए और जो रियासत की खराबियाँ हैं उसको भी हमें हाइलाइट करते रहना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने जॉइन किया। डिटेल आज इसके ऊपर बात हुई, पाक अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट और महाजरीन का वापस भेजे जाने का। कमेंट सेक्शन के अंदर नाज़रीन आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अली ज़ी व्लॉग्स देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।